नमस्कार जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने देखते हैं आज की क्लास में। और इसका ये 6वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। 5 इससे पहले हो चुके हैं और सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध, वो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। और मेरे साथ अब इसको एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें कंप्लीट हम जीएस के क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है, जैसा कि देखते आ रहे हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? किस गैस को कहते हैं? कि आर्गन को, नियोन को, जीनोन को या नाइट्रस ऑक्साइड को? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जीनोन गैस को। किसको? जीनोन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। आपको पता होगा ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसें किन्हें कहते हैं? अक्रिय गैसें ऐसे समझ सकते हो कि ये सभी शून्य वर्ग के तत्व जो होते हैं उसमें से होती हैं, ठीक है। ये शून्य वर्ग के तत्व होते हैं। और शून्य वर्ग के तत्व भी समझ सकते हो कि जैसे रासायनिक दृष्टि से ये निष्क्रिय तो होती हैं, लेकिन ये अगर और किसी तत्व के साथ मिलकर के कोई यौगिक नहीं बना सकती हैं, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अक्रिय गैसों में आती हैं। जैसे और भी हैं इसके अलावा, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन, रेडोन, ये सभी अक्रिय गैसों में देखी जाती हैं। जैसे देखा होगा आपने विद्युत बल्ब जो होता है उसमें भी अक्रिय गैसों का यूज होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो अक्रिय गैस में एक रेडोन गैस और है, वो भी फेमस है, लेकिन याद रखना वो रेडोन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी तकरीबन वायुमंडल में पाई जाती हैं। और देखो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कुछ प्रमुख गैसें हैं, उन सभी को आप लिस्ट से याद कर लेना। 8-10 गैसें हैं कि सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन मात्रा के हिसाब से परसेंटेज वाइज। तो सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। तकरीबन 78% पर पाई जाती है। 78% मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है वायुमंडल में। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में तो सबसे अधिक पाई जाती है हाइड्रोजन, और पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर की नाइट्रोजन के बाद कौन सी है? तो वो ऑक्सीजन पाई जाती है, तकरीबन 21% पर पाई जाती है, ठीक है। और O2 जो है दूसरे नंबर पर पाई जाती है। उसके अलावा ये जो आर्गन है, आर्गन का प्रयोग भी होता है बल्ब में, तो ये तीसरे नंबर पर पाई जाती है। ये पाई जाती है तकरीबन 0.93%। और चौथे पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन से पहले मत लगा देना। कार्बन डाई जो CO2 पाई जाती है वो 0.038 तकरीबन। अब समझ सकते हो इसे कि अब इसका जो परसेंटेज है 0.04 के आसपास पहुंच लिया है प्रदूषण की वजह से। तो याद रखना सबसे अधिक नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, तीसरे पर फिर पाई जाती है आर्गन, चौथे पर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी तरह से नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन वगैरह आगे चलती जाती हैं, ठीक है। 3-4 ही याद कर लो, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? इसमें से किसको विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ग्रेफाइट को या नाइट्रोग्लिसरीन को? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इसका सही जवाब है, एक सेकंड ये स्क्रीन सही कर लेता, कि इसका ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब है, नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो है एक विस्फोटक है, और इसके बारे में बता दूं कि इसमें बाहर भी होता है, और ये तैलीय एवं रंगहीन विस्फोटक होता है। यानी ये तैलीय अवस्था और रंगहीन अवस्था में होता है, और ये इसमें बाहर भी होता है। और यह भी याद रखना कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? उसका नाम है नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त होता है ये ठीक है। तो समझ सकते हो ये नाइट्रोग्लिसरॉल जो है ये एक विस्फोटक है। आगे देखो, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य पूछा है इसमें। देखो आपको पता होगा भारी जल जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक की तरह कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसमें ये सही है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। देखो भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम द्वारा निर्मित होता है। किससे? हाइड्रोजन के आपने समस्थानिक पढ़े होंगे, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो याद रखना ये जो है भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन मंदक का कार्य करता है, यानी न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? डुगोंग क्या है, इसके बारे में पूछा है और ये विलोपन की कगार पर भी पहुंच चुका है। डुगोंग इम्पोर्टेंट हो जाता है ये डुगोंग। तो ये पूछा है समुद्री जीव है और ये विलोपन की कगार पर है, तो ये क्या उभयचर है, बोनी फिश है, शार्क है या स्तनधारी है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता होगा कि डोंग जो है एक विशाल स्तनधारी है और यह जीव जो है अब विलोपन के कगार पर पहुंच चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक स्तनधारी है, ये जलीय जीव मत समझ लेना, ये स्तनधारी है। आगे देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें मौसम्मी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंद तकनीक द्वारा होता है क्या? दूसरा है इसमें चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है क्या? मौसम्मी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंद तकनीक द्वारा होता है क्या? पहला है। दूसरा है इसमें चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है क्या? ये बताना है कौन सा सही है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको देखो कि दैनिक क्रियाकलापों में भी देखे होंगे इस तरह के पौधे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मौसम्मी को भी देखा होगा आपने, तो ये जो पौधा होता है इसका प्रवर्धन कमलबंद तकनीक द्वारा होता है, तो ये तो इसका सही है। और चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, तो इसका ये दूसरा भी सही है। यानी चमेली के पौधे का जो प्रवर्धन होता है वो दाब तकनीक द्वारा होता है। देखो दाब तकनीक के बारे में बताऊं कि जैसे पौधे की तना शाखा होती है उसको दबा करके भूमि से संपर्क कराया जाता है, यानी भूमि में दबा देते हैं हल्का सा, उसमें संपर्क कराया जाता है। जैसे उसकी तना या शाखा को तोड़ करके लगा देते हैं तो वह फिर देखोगे आप कि कुछ समय बाद वह फिर उसमें से तना शाखा जो है उसमें से जड़ें उगने लग जाती हैं, यानी उपजने लग जाती है, ऐसा कह सकते हो। और फिर कुछ समय बाद वो नए पौधे का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो कह सकते हो फिर अलग से दूसरा पौधा बन जाता है। वो शाखा को तोड़ करके उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, या ऐसे समझ सकते हो, और उस पर हल्का सा दाब लगा देते हैं तो वही हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। आगे देखो आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में विचार करना है आपको। आनुवंशिक विचारों के संदर्भ में इसमें पहले ये दिया हुआ है कि एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। देखो ये कथन ही समझ लो, ये स्टेटमेंट है। इसके बारे में फिर आपको विचार करना है कि सर्वाधिक जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सूटेबल कौन सा होगा। देखो एक महिला वर्णांध है यानी कलर ब्लाइंडनेस है उसके, पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके हिसाब से सर्वाधिक संभावना वाला होगा। दोबारा देख लो इसे। एक महिला वर्णांध है यानी महिला को तो कलर विजन है, और उसका जो पति है वर्णांध नहीं है। उसका पति जो है वर्णांध नहीं है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही हो सकता है। देखो उसकी जो दोनों संतानें वर्णांधता से ग्रस्त होंगी। पुत्री वर्णांध तो होगी किंतु पुत्र वर्णांध नहीं है। दोनों संतान वर्णांध हैं और पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो वर्णांधता होती है कलर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में बता दूं कि इसकी जो वाहक होती है यानी मादा होती है, ऐसे समझ सकते हो महिला होती है या माता होती है, ना कि पिता। क्योंकि माता में आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं XY, उसमें से माता में XX होते हैं ना कि Y होता है। XY होते हैं पुरुषों में, तो इस वजह से X महिला ही भेजती है, तो उस वजह से समझ सकते हो कि इसकी वाहक महिला ही होती है। ठीक है, और अगर इस बीमारी को यानी इस बीमारी को दूर भगाना हो या नष्ट करना हो या ख़त्म या बेकार युक्त करना हो उस जीव को, तो उसमें XX क्रोमोसोम कर दो तो वो हो जाएगी। यानी ऐसे समझ सकते हो कि पुरुष भी X क्रोमोसोम दे और महिला भी, तो इससे देख सकते हो कि लड़की का जन्म होगा, तो इस वजह से वो इस रोग से ग्रसित नहीं होगी। लेकिन जब लड़का होगा जिसमें महिला के तो पहले से ही X क्रोमोसोम है और पिता के Y आ जाएं, तो उस वजह से लड़के का जन्म होगा और वो उससे ग्रसित हो जाएगा। तो समझ सकते हो इसमें क्या पूछा है कि इसका कथन दोबारा देख लो कि एक महिला वर्णांधता है
और उसके पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखो समझ सकते हो, जो पुत्र है, पुत्र तो इस बीमारी से ग्रसित होगा, लेकिन जो उसकी लड़की है वो नहीं होगी। ठीक है, तो देख सकते हो पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसमें कपूर, दूसरा है कासनी, तीसरा है वनीला, और उपरोक्त में से कौन सा पादप उत्पाद है। ये पूछा है कपूर, कासनी, वनीला, इन तीनों में से कौन सा है या से पादप उत्पाद है। केवल एक और दो, तीन, एक, तीन और सभी। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कपूर, कासनी, वनीला ये सभी पादप उत्पाद हैं, याद रख लेना इन सभी के बारे में। कपूर एक प्रकार के पेड़ है जिसका नाम कैम्फर लारेल, यानी कपूर का नाम भी पूछा जा सकता है कि एक पेड़ तो है ही है, और इसका जो रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, क्या है, कैम्फर लारेन है इसका, और इसकी लकड़ी से बनाया जाता है ये। ठीक है, तो समझ सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कपूर के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये एक सदाबहार वृक्ष भी है जो एशिया में पाया जाता है, स्पेशली कहाँ, एशिया में, और सदाबहार वृक्ष भी है। और ये कासनी जो है, कासनी जो सेकंड पर है, कासनी को चिकोरी भी कहा जाता है, और एक जंगली हर्बल पौधा है। ये पौधे से प्राप्त होता है, पौधा नहीं है, ये एक जंगली हर्बल पौधा है, उससे प्राप्त होता है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्रों में पाया जाता है, ये जो कासनी या चिकोरी पौधा है। इसके अलावा ये जो वनीला दिया हुआ है, वनीला यानी वनीला जो है, वनीला आर्चिड परिवार के पेड़ों से प्राप्त होता है। किससे, वनीला आर्चिड पेड़ों से। और ये अमेरिका में भी पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है कुछ क्षेत्रों में, न्यू गुयाना भी है, उस जगह पर भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है ये। और ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ की तकरीबन 110 प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये सभी पादप प्रजातियां हैं, याद रखना, पादप उत्पाद कह सकते हो। देखो भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल क्या है। ये उड्डयन बलगुल जो है, उड्डयन बलगुल क्या चमगादड़ है, चील, बलाक है या गिद्ध है। देखो तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। चमगादड़ जो है इसको उड्डयन बलगुन यानी फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किसको, चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स यानी उड्डयन बलगुन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है। केसर मसाले को बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। क्या पत्ती से बनता है, पंखुड़ी से, बाह्य दल से या वर्तिकाग्र से। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो ऑप्शन डी है ये सही जवाब हो जाएगा, वर्तिकाग्र। ठीक है, सेफन क्रोकस नामक एक पौधा है, इसके फूल के वर्तिकाग्र से केसर मसाला निर्मित किया जाता है। किस पौधे से, सेफन क्रोकस। सेफन क्रोकस पौधा है एक, और उसके फूल के वर्तिकाग्र से बनाया जाता है ये केसर मसाला। आगे देखो, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवों का विकास, ये अनुक्रम पूछा है। क्या ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छपबाज, सालामेंडर, अजगर, कंगारू या मेंढक, केकड़ा, झींगा। यानी ऐसे समझ सकते हो कि इसमें ये जो जीव दिए हुए हैं सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद और उसके बाद। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सालामेंडर, अजगर और कंगारू। ये जो इसमें क्रम दिया हुआ है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सालामेंडर, ये जो सालामेंडर जीव है इसका विकास देखा जाए तो तकरीबन 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कितने टाइम पहले, 300 मिलियन वर्ष पहले। और ये जो आपके सामने कंगारू है ये 145 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, 145। तो ये क्रम बिल्कुल सही है इसका, और मध्य में, इन दोनों के मध्य में अजगर हुआ था। आगे देखो, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि देखो अनेकांतवाद किस धर्म से या किस
क्रोध सिद्धांत से संबंधित है या दर्शन से, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है बी, जो जैन मत है इससे संबंधित है। किससे? जैन मत से। देखो अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ लेना इसको। और देखो दर्शन का जो क्षेत्र है इसका जो प्रतिपादित किया गया था ये जैन धर्म से संबंधित है, ये तो बता ही दिया मैंने। इसके अलावा जो जैसे इसको प्राचीन जो टाइम था उस टाइम में भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि माना जाता था। यानी प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक व्यवस्था में अनेकांतवाद को एक अमूल्य निधि माना जाता था। और इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक प्रकार का ज्ञान, जैसे ज्ञान के बारे में आपने देखा होगा कि जैसे मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, इसके अलावा मनह ज्ञान भी है, मनह ज्ञान भी है, इसके अलावा पर्याय ज्ञान भी है। तो इस तरह से समझ सकते हो कि ये प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को 7 स्वरूपों में व्यक्त किया गया है। इसके अनुसार जो ये अनेकांतवाद है इसको सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 7 जो ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनह ज्ञान, पर्याय ज्ञान, तो इन सभी को याद कर लेना। इसको 7 रूपों में व्यक्त किया गया है। इसी वजह से इस अनेकांतवाद को कहा जाता है सप्तभंगी ज्ञान। जैसे ज्ञानों के बारे में भी बता दूं, जो ये सप्तभंगी ज्ञान है, सप्तभंगी जो अनेकांतवाद को कहा जाता है, इसमें जैसे इस तरह से विभाजन किया है इन ज्ञानों का कि जैसे पहला है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा हो जाएगा आपका कहा नहीं जा सकता, 5वां है इसी तरह से है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैसे आपने अपनी लैंग्वेज में जैसे किसी से बात करते हो तो ये प्रयोग होते हैं वर्ड, सेंटेंस वगैरह ये। और 6वां हो जाएगा नहीं है और कहा जा सकता है। जैसे 5वां था है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6वां है नहीं है और कहा जा सकता है। इसी तरह 7वां हो जाएगा नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो अनेकांतवाद याद रखना, ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखो महान धार्मिक घटना, महान धार्मिक घटना, ये महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये जो घटना है महामस्तकाभिषेक, ये महान धार्मिक घटना किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहुबली। यानी बाहुबली जो जैन धर्म में देखे होंगे, भगवान या संत कह सकते हो उन्हें, गोमतेश्वर जिसकी बाहुबली की जो प्रतिमा है 18 फुट ऊंची है, 18 मीटर ऊंची है। और ये भी पढ़ी होगी आपने, कहाँ है वो तो आपको पता होगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, जहाँ पर जाकर के जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे संथारा के द्वारा। संथारा एक प्रथा थी जिसके द्वारा खाना पीना और सांस लेना उसको बिल्कुल बंद कर देते थे। उस तरह से वो अपने प्राण त्यागते थे संथारा प्रथा के द्वारा। वो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना, संलेखन या संथारा कह सकते हो। तो ये बाहुबली से संबंधित है। ये महामस्तकाभिषेक जो है, ये महामस्तकाभिषेक ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव भी है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही मनाया जाता है। कितने वर्ष के बाद? जैसे कुंभ मेला मनाया जाता है ना इलाहाबाद में, तो उसी तरह से ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है वहाँ पर। और गोमतेश्वर बाहुबली की ये उस जगह पर 18 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और इसका जो अगला महामस्त का अभिषेक जो होगा ना 12 वर्ष के बाद होगा, 2018 में होगा, याद रखना। और इससे 2018 से 12 वर्ष पहले हुआ था ये। आगे देखो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो ये विरूपाक्ष मंदिर है आपको पता होगा हम्पी कर्नाटक में पड़ता है या विजयनगर उस जगह पर स्थित है ये। और ये विरूपाक्ष मंदिर जो है इसको पंपावती मंदिर भी कहा जाता है। क्या? पंपावती मंदिर भी। और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर से कितनी दूरी पर है? ये तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है ये जो विरूपाक्ष मंदिर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसको? विरूपाक्ष को। और यहाँ विरूपाक्ष के नाम से भगवान शिव को जाना जाता है। किसको? इसी वजह से कहा जाता है विरूपाक्ष मंदिर। इस मंदिर को 1509 में बनाया था। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक हैं, उन सभी के बारे में उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था इसको 1509 में। आगे देखो
प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकला के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में चित्रांकित किया गया है गुप्त काल के चित्रांकन का, दूसरा अवशिष्ट उदाहरण पूछा है। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकला के भारत में कितने उदाहरण उपलब्ध हैं, तो याद कर लेना 2 उपलब्ध हैं। इसका पहला है अजंता की गुफाओं में, और दूसरा जो है वो पूछा है इसमें बाघ गुफाओं में है, या एलोरा में, या लोमस ऋषि गुफा में, या नासिक गुफाओं में। तो देखो इसका जो ये गुप्त काल के चित्रांकन का जो दूसरा उदाहरण मिला है वो मिला है बाघ की गुफाओं से। कहाँ से? बाघ की गुफाओं से, और ये ग्वालियर के समीप स्थित हैं। कहाँ? ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित हैं, और ये विंध्यन जो पर्वत है उसको काट करके बनाई गई हैं। बाघ नामक स्थान पर हैं, इसी वजह से इन्हें बाघ की गुफाएँ कहा जाता है। और 1818 में डेजरफील्ड ने इन गुफाओं की खोज की थी। कब की थी? 1818 में की गई थी इनकी बाघ गुफाओं की खोज, और किसके द्वारा? डेजरफील्ड के द्वारा खोज की गई थी। और यहाँ से कुल 9 गुफाएं मिली हैं। कितनी? बाघ गुफाओं से कितनी गुफाएं मिली हैं? कुल 9 गुफाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो बाघ गुफा के चित्रों का जो विषय है मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। किससे? मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है उसमें संगीत एवं नृत्य के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। किसके? संगीत के और नृत्य के। ठीक है, तो इसका जवाब याद कर लेना, बाघ गुफाओं से संबंधित। आगे देखो, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जो प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसके संदर्भ में अब आपको इसमें से सही कथन बताना है कौन कौन से सही हैं। कि देखो, प्रथम शताब्दी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। क्या? दूसरी है इसमें, तीसरी शताब्दी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरी है इसमें, 5वीं सदी ईस्वी में यानी 5वीं शताब्दी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथी है इसमें, 7वीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। क्या? अब इसमें से देखना है कि सही कौन सा है इन चारों में से। तो देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें पहला है प्रथम शताब्दी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट औजारों का प्रयोग आम था, तो ये तो सही है। दूसरा है इसमें, तीसरी शताब्दी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो आधुनिक भारत में हुआ है और अभी थोड़े ही दिन पहले हुआ है, 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ है ये तो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। और देखो आगे, ये 5वीं शताब्दी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। क्या? ये भी गलत है। और चौथा है सही है, सॉरी, 5वीं शताब्दी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था का, तो ये तो सही है। और 7वीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। 1, 3 और 4 ये सही हैं इसके। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 1, 3 और 4। आगे देखो, नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या हैं? तो इन सभी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ हैं, और इसका ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं ये, नागर, द्रविड़ और बेसर। इंपोर्टेंट है, इन सभी को याद कर लेना। देखो, नागर शैली जो है मुख्यतः उत्तर भारत, जबकि द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत, और बेसर शैली दोनों क्षेत्रों के मध्य में पाई जाती है। कैसे समझ सकते हो कि देखो, जैसे ये समझ लो आप, ये भारत है और शॉर्ट ऊपर से देखो सबसे नीचे कौन सी पाई जाएगी? सबसे नीचे तो कर दोगे आप द्रविड़ शैली को। ठीक है, द्रविड़ कर दो यहाँ पर, ये समझ लो, यहाँ तक समझ लो। मध्य में कर दो बेसर को, और नागर शैली को सबसे उत्तर में कर दो। ठीक है, नागर सबसे उत्तर में पाई जाएगी भारत के, और मध्य में बेसर, और सबसे एंड में पाई जाएगी द्रविड़ शैली। और मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ हैं, ये याद रखना। आगे देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? प्राचीन इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी ऐसे समझ सकते हो कि समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने।
देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। देखो पहला है इसमें, क्या ताप और भोग की अति का परिहार था दोनों में, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ताप और भोग की अति का कोई परिहार नहीं था। दूसरा इसमें वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी, तो ये सही है, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी, यानी जो वेदों की सर्वोच्चता थी उसको इन्होंने नकारा था। और दूसरा इसमें कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। कर्मकांडों की फलवत्ता, जो कर्मकांड यानी अंधविश्वास थे उसको भी इन्होंने जम करके विरोध किया था। ठीक है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। तो ये समझ सकते हो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 और 3। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको किया था। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। देखो इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुलाम वंश का प्रमुख शासक है। गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन वो कभी गद्दी पर नहीं बैठा था, सिपाह सलार की उपाधि लेकर के ही उसने शासन चलाया था। लेकिन ये जो इल्तुतमिश है इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और इसने 1210 से लेकर के 1210 से लेकर के 36 तक इसने शासन किया था। और 1229 में इसको बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार, यानी ऐसे कह सकते हो कि जो खलीफा की उपाधि दी जाती थी वो बगदाद के खलीफा के द्वारा दी जाती थी, उसको इसने बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था या उसके द्वारा दी गई थी, जिससे सुल्तान के रूप में इसकी स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई थी, ये समझ सकते हो। ठीक है, फिर आगे 1231 में इल्तुतमिश ने बंगाल एवं बिहार पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, आपको पता होगा इसने। और इसने बिहार के सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। तो इसका सही जवाब है मलिक जानी। और इल्तुतमिश से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इल्तुतमिश के टाइम में ही हुआ था पहला मंगोल आक्रमण, याद रखना। आगे देखो, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था हुमायूं ने। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था। तो देखो बाबर के 4 पुत्रों में से एक था और सबसे बड़ा भी था हुमायूं। आपको पता होगा बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इसको हुमायूं को 23 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान का जो सिंहासन है वो मिल गया था, अगला बादशाह बना था फिर ये हुमायूं जो है। और हुमायूं ने 1531 में कालिंजर का शासक था एक प्रताप रुद्रदेव, उसके खिलाफ पहला आक्रमण किया था। कब किया था? 1531 में किया था, कालिंजर के शासक पर किया था और प्रताप रुद्रदेव पर हुमायूं ने। ठीक है, लेकिन इसमें ये असफल रहा था। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि हुमायूं कालिंजर अभियान में जिसमें असफल रहा था वहाँ पर शासक कौन था, तो रुद्रदेव था, और इसमें ये हार गया था। 1531 में फिर इसने हुमायूं ने ही पहली बार चुनार पर घेरा डाला था। किस पर? चुनार पर। और इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि चुनार पर आक्रमण कब किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1531 में चुनार पर इसने घेरा डाला था। तो उस समय यह पता है, ये जो चुनार का किला है अफगान शेर खां के अधीन था, जो शेरशाह सूरी आगे बनेगा उसके अधीन था, वहाँ पर वो शासन कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें हुमायूं ने उसको शेर खां को हरा दिया था, तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम तक किले के अंदर रहा था, तो इस वजह से उसको बेबस होकर के संधि करनी पड़ी थी और अपने पुत्र को भेज दिया था जिसका नाम था कुतुब खां। बाबर के पास, उसके हुमायूं के पास उसने कुतुब खां को भेज दिया था संधि करने के लिए। कुछ उसके साथ अफगान टुकड़ी भी भेजी थी। ठीक है, फिर आगे चल कर के जो चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ, वो सभी भी लड़े गए। आपको पता होगा कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध है 1940 में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं या शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और सूरी वंश की स्थापना कर दी थी भारत में। देखो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? क्या धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? याद रखना, जो ये बटाई शब्द है ना, मध्यकालीन भारत में ये लगान निर्धारण का तरीका था, लगान निर्धारण का तरीका। और इस प्रणाली के तहत बता दूं कि राजस्व का जो निर्धारण किया जाता था वो 3 प्रकार से किया जाता था, जैसे खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। खेत बटाई, खेत को भी बांटा जाता था, लंक को भी और राशि बटाई को भी। और बटाई प्रणाली में आपको बता दूं कि किसान नगद या अनाज के रूप में
कर देने के लिए स्वतंत्र होते थे। या तो वो कर देंगे जैसे बटाई के रूप में अगर वो टैक्स देंगे, या तो वो नगद दे सकते हैं, या अनाज के कुछ रूप में उनको दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मध्यकालीन भारत में बटाई शब्द का प्रयोग लगान निर्धारण का तरीका था। आगे देखो, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? इम्पोर्टेंट है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार आपको पता होगा, पहले हुमायूं था, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी वंश चला था, तो इस तरह से कह सकते हो अफगान वंश चला था। तो उसी के बाद ये बंगाल और बिहार पर अफगानों का शासन हो गया था। ठीक है, अकबर के टाइम तक ये अफगानों के शासन में ही रहा था। तो अकबर ने यहाँ पर अभियान किया था 1576 में किया था। ठीक है, अकबर के द्वारा इस पर बिहार और पटना पर यानी बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया गया था 1576 में, और उसको अपने अधिकार में ले लिया गया था। फिर आगे चल के 1580 में अकबर के द्वारा इस बिहार के जो बिहार है इसको मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया था। क्या 1580 में बिहार को एक प्रांत बना दिया गया था मुगल साम्राज्य का। आगे देखो, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? निम्नलिखित में से दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? देखो, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, लोधी का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा और लाल किला, ये सभी दिल्ली में है। तो ये पूछा है इसमें से कि कौन सा भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण पूछा है इसमें से। तो देखो, सबसे पुराना भी है और ये हुमायूं का मकबरा है और ये दिल्ली में स्थित है। अब आपने देखा होगा खंडर रूप में स्थित है, खंडर जैसी स्थिति हो गई है इसकी, दिल्ली में है और ये ऐतिहासिक स्मारक है। और ये भारतीय और फारसी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। यह एक ऐसा निर्माण कार्य है जिसने स्थापत्य कला को एक नवीन दिशा प्रदान की थी। याद रखना, स्थापत्य कला को इसने काफ़ी मोड़ दिया था जब इसका निर्माण हो गया था। तो यह अगर ऐसा कहा जाता है कि ये जो मकबरा है अपनी परंपरा का बना पहला भवन है, यानी जो अपने टाइम का बना हुआ है ये पहला भवन है। और इसका निर्माण भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, हुमायूं के मकबरे का। तो याद रखना, अकबर की एक सौतेली माँ है हाजी बेगम, उनकी देखरेख में 1564 में किया गया था, 1564 में। ठीक है, और इस मकबरे का जो खाका यानी डिजाइन जो तैयार किया गया था, इसके वास्तुकार थे मीरक मिर्जा ग्यास। कौन? मीरक मिर्जा ग्यास। ये भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे, तो इन्हें याद कर लेना, मीरक मिर्जा ग्यास थे। कौन? मीरक मिर्जा ग्यास। आगे देखो, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है उसकी नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, तो देखो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है इसमें ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग्स संबंधित हैं। इसके अलावा लॉर्ड वेलेजली भी इससे संबंधित थे। आपने देखा होगा जैसे सहायक संधि, यानी कह सकते हो सुरक्षा प्रकोष्ठ की संधि, जैसे इसने वेलेजली ने जो सहायक संधि चलाई थी तो उसमें ये राज्यों को सहायता प्रोवाइड करते थे, उसके बदले में उनसे ये उनका कर या उनका खर्चा वहन करने के लिए कहते थे। यानी जो शासक होता था तो वो तो खर्चा वहन करता था टोटली, और ये जो अंग्रेजी जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ये वहाँ सहायता उपलब्ध कराती थी, यानी उनकी सुरक्षा का कार्य करती थी। तो समझ सकते हो इसमें सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखो, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में की गई थी। इसकी कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में 1868 में, एक सेकेंड, कब? 1868 में की गई थी और कोलकाता में की थी शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। आगे देखो, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था ये पूछा है। क्या कारण हो सकता है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था?
देखो इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि जो भारत में पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे वो याद रख लेना 1937 में हुए थे। आपको पता होगा कुल 11 प्रांतों में हुए थे और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो कुल 8 राज्यों में बनी थी, यानी समर्थन के साथ बनी थी उन बाकी 2 राज्यों में। ऐसा समझ सकते हो कि ये कुल तकरीबन 28 महीने तक रही थी ये जो कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि इसने 1939 में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1939 में कांग्रेस के इस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और इसके कारण भी आपके सामने प्रमुख बताए जा सकते हैं। जैसे उस टाइम के जो कारण होते थे, कारण बताए गए थे कि कांग्रेस का जो इसका महत्वपूर्ण कारण थे कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के, कि कांग्रेस की मर्जी के बिना एक तो भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देना, ये सबसे बड़ा कारण था इसका। इसके अलावा युद्ध के बाद जो भारतीयों के संविधान के निर्माण का जो प्रस्ताव अंग्रेजों को दिया गया था उसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, ये भी कारण महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से कह सकते हो ये 2 कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। और याद रखना देखो कांग्रेस ने तो इसके बारे में इस्तीफा दे ही दिया था इस मंत्रिमंडल का, लेकिन इसके उपलक्ष्य में इसके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को ही मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस किसके उपलक्ष्य में बनाया गया, तो कांग्रेस के द्वारा जो मंत्रिमंडल का 1939 में इस्तीफा दिया गया था उसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और इसमें सहयोग मुस्लिम लीग का भीमराव अम्बेडकर ने भी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था इसमें। तो देखो इसमें ऑप्शन पहला है इसमें कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो ये तो गलत है इसका। कांग्रेस में वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था, ये भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई जवाब जो है सही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का कौन सा अखबार था जो उनकी नीतियों का मुख्यतः प्रचारक था, यानी किस अखबार के द्वारा उदारवादियों की नीतियों का प्रचार होता था सबसे अधिक? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है आपको। तो बता दूं इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, यानी जो लीडर समाचार पत्र है ये मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। किसका? उदारवादियों की नीतियों का। और देखो ये ऑप्शन में देखो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है फ्री प्रेस जर्नल जो है एक यह भी न्यूज एजेंसी थी। और ये जो सी में दिया हुआ है यंग इंडिया, ये यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1918 में किया गया था, ये भी फेमस है काफ़ी। और ये जो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया ये भी फेमस हो जाता है। ये पत्रिका थी एनी बेसेंट के द्वारा। एक और है कॉमनवेल, इन दोनों को याद कर लेना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल ये एनी बेसेंट से संबंधित हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो ये जो लीडर जो समाचार पत्र है ये मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। ऑप्शन बी सही है इसका। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। और इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी जिसका नाम था वंदे मातरम, उसमें किया था इन्होंने विरोध। इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, यानी बिना विलंब किए हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। इन्होंने जो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था इन्होंने, और अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। और ऐसा कहा था कि अंग्रेजों को जो भारत है वो अविलंब यानी विलंब ना करते हुए जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करेंगे, यानी और भी यह भी कहा था कि जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आगे देखो, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु भारत का अंग्रेजी शासन का कौन सा क्षेत्र था, कहाँ पर अफीम का उत्पादन किया जाता था? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार में अंग्रेजी शासनकाल में अफीम का उत्पादन किया जाता था और ये प्रमुख क्षेत्र था, याद रखना। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?
तो देखो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की गई थी। तो देखो 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी 1916 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में की गई थी। फिर आगे इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका चेंज कर दिया गया नाम जो था वो अखिल भारतीय किसान सभा बना दिया गया। यानी अखिल भारतीय जो किसान कांग्रेस है उसको अखिल भारतीय किसान सभा यानी कांग्रेस को हटा करके उसमें सभा शब्द लगा दिया गया। और इसके जो पहला जो सत्र हुआ था इसकी अध्यक्षता सहजानंद स्वामी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सॉरी। और ये इसके संस्थापक भी कहे जाते हैं और ये उग्र स्वभाव के थे, यानी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक भी हैं और पहले सत्र की इनके द्वारा अध्यक्षता भी की गई। आगे देखो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आपके सामने है और सही छांटना है जो 1919 की विशेषताएं हों। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और 1909 के को जाना जाता है मोल्लेमेंटो। तो देखो 1919 की जो प्रमुख विशेषताओं में दिया हुआ है आपके सामने कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तीसरा है इसमें केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। देखो तीनों में से कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से, बताओ। तो देखो इसमें पहला जो दिया हुआ है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो ये तो सही हो जाता है इसमें। देखो ये दूसरा, देखो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई क्या, तो ये तो इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो शुरुआत की गई थी 1909 के मोल्लेमेंटो के द्वारा की गई थी, ना कि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा इसमें गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी विधि बनाने की शक्ति दी गई, तो कह सकते हो ये तीसरा भी सही हो जाता है। तो इस वजह से ये 1 और 3 सही हैं, इसके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी 1 और 3। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं? यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप में प्रमुख महिला संगठक थीं? किसमें इन्होंने, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत भूमिका निभाई थी, कौन से आंदोलन में निभाई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी ऑप्शन सी, इसमें अरुणा आसफ अली के द्वारा जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें इनके द्वारा भूमिगत क्रियाकलाप किया गया था। ठीक है, समझ सकते हो, भूमिगत भूमिका निभाई गई थी इनमें। और ये भी पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से। ठीक है, तो समझ सकते हो इसे। आगे देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा कौन था? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आ चुका है पहले। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति तो विनोबा भावे हैं, दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको बता दूं कि विनोबा भावे के द्वारा इसको 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया था 31 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, इस सत्याग्रह को करने वाले दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसके दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक संतोष यानी रोष उत्पन्न किया था? सार्वजनिक रोष। क्या इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया? इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया? यानी किस कारण पूछा है। क्या जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है इसके दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? क्या इस रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था इसके द्वारा इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
ये जो है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इस वजह से जनता क्रोधित हो गई थी, ठीक है। तो उस वजह से ज़्यादा दंगे होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इसी को ब्लैक लॉ कहा जाता है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। यानी इसमें कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, डायरेक्ट सजा दी जाती थी और गिरफ्तार किया जाता था इसमें। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब पहला है इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की जो परिणति थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के शुरू में हुई। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसके विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के शुरू में हुई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दोबारा देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो पहला तो इसका सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के पहले हुई थी, तो ये तो सही है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ये दोनों ही सही हैं, सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, या भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का? देखो सिंपल क्वेश्चन है, बताना है आपको। तो देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में कि जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही जाना जाता है। तो इसका आधार यही बनी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति इंपॉर्टेंट है। जारवा, सोमपेन, सेंट लीज पढ़ी होंगी आपने। जारवा, सोमपेन, सेंट लीज ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यहाँ का प्रमुख जो है एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर, उसी पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में थोरेनियम के कोई निक्षेप नहीं है क्या? केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है क्या? तो देखना है इसमें दोनों में से कौन सा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है। देखो भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। थोरियम के बारे में पढ़ा होगा, केरल में मोनोजाइट रेत से पाया जाता है थोरियम। और दूसरा भी गलत दिया हुआ है कि क्योंकि केरल की जो मोनोजाइट रेत है या बालू है उससे थोरियम पाया जाता है, ना कि यूरेनियम। यूरेनियम तो आपने देखा होगा कुड़प्पा से पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में जो है YSR यानी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ललितपुर का जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है उसमें भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली क्या कोई नदी नहीं है? मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं क्या? मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। देखो ताप्ती और नर्मदा तो प्रवाहित होती हैं। इस तरह से देख सकते हो कि दूसरा तो गलती हो जाएगा। और देखो ये पहला भी गलत है, क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली काफ़ी नदियां हैं, जैसे नाम देखे होंगे पाम्बार, भवानी, कवानी, ये सभी पूर्व की ओर बहती हैं और केरल की प्रमुख नदियां हैं ये। ठीक है, नर्मदा ताप्ती मैंने बताई दी, उसके अलावा माही भी बहती है। तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वो माही और ये जो नर्मदा ताप्ती है पश्चिम की ओर बहती है, ना कि पूर्व की ओर। ठीक है, और ये नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का नहीं करती हैं, याद रखना। आगे देखो, अब दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, ये तीनों एक ही नदी पर हैं। दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं तीनों ही। तो इसमें बताना है ये किस नदी पर है। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित हैं दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार ये जो परियोजना है। इसके अलावा उरी और तुलबुल भी पूछी जाती हैं, वो झेलम नदी पर हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना, ये दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर है। और देखो ब्यास नदी जो दी हुई है, पहले ब्यास पर भी बता दूं, ब्यास हिमाचल प्रदेश में बहती है और इस पर एक प्रमुख परियोजना है पोंग।
क्या नाम है उसका, पोंग परियोजना है ये, और इसी पर स्थित है, व्यास नदी पर। इसके अलावा रावी नदी पर एक प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है चमेरा परियोजना। देखो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं, एक विद्युत परियोजना होती हैं, एक सिंचाई परियोजना होती है। देखो बहुउद्देशीय परियोजना उसके शब्द में वर्ड में ही देख रहे होंगे, बहुउद्देश्य जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, यानी कई उद्देश्य होते हैं। जैसे सिंचाई का भी काम करेगी बहुउद्देशीय परियोजना, जल विद्युत का भी निर्माण होगा उससे, और आपका सिंचाई का करेगी, और पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराएगी। तो कह सकते हो सब कुछ कामों में प्रयोग की जाती हैं बहुउद्देशीय। और जो सिंचाई परियोजना होती हैं वो ओनली सिंचाई के लिए होती हैं, जल विद्युत ओनली जल विद्युत के लिए होते हैं। ठीक है, जो बहुउद्देशीय होती हैं उनका उद्देश्य जो होता है एक से अधिक होता है। ठीक है, रावी पर एक और है थीन परियोजना भी है, चमेरा और ये रावी, चमेरा और थीन, ये चमेरा और थीन जो है ये रावी नदी पर ही है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है ये चमेरा, और थीन जो है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके अलावा आपके सामने ये सतलज है, सतलज पर फेमस परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा राजस्थान, इन क्षेत्रों को लाभान्वित करती है ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है। आगे देखो, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है। अगाड़िया समुदाय जो है आंध्र प्रदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वाला समुदाय है क्या, और महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय है, या कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर, या गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय है। तो ये बताना है अगाड़िया जो समुदाय है कौन सा है इसमें से। तो इसका देखो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय है, ये गुजरात का है। आगे देखो, विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। विश्व में सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है, ये पूछा है इसमें। तो देखो, विश्व में जो दूसरे नंबर पर बोली जाती है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हिंदी बोली जाती है। देखो, विश्व में सबसे अधिक तो चीनी बोली जाती है, या उसका नाम एक मंदारिन भी है, और चीन की मुद्रा युआन या रेमन भी है, आपने पढ़ी होगी। चीन की चाइनीज भाषा भी कहा जाता है उसको, और मंदारिन भी कहा जाता है। वो सबसे अधिक बोली जाती है, और तकरीबन समझ सकते हो 888 या 890 या 875 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है वो। ठीक है, उसके बाद बोली जाती है हिंदी, भारत में स्पेशली बोली जाती है, और यह भाषा जो है लगभग 366 या कह सकते हो 370 मिलियन के आसपास लोगों द्वारा बोली जाती है। और तीसरी आपको पता ही होगा, तीसरी इंग्लिश है जो तकरीबन 341 से 45 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे जिस तरह से सभी देशों में अंग्रेजी का विकास हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा बन जाएगी। ठीक है, तो विश्व में दूसरे नंबर की भाषा है हिंदी, और पहले की मंदारिन, तीसरी है अंग्रेजी। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता क्या शामिल होते हैं। तो देखो, पहला दिया हुआ है इसमें शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। तो ये तो सभी स्रोत हैं विशुद्ध, उसके ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में ये विशुद्ध रूप से शामिल होते हैं। तो ये तो पहला ही हो जाएगा ना, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पर स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर में। तो देखो, इसका सही जवाब है आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी। जो 90 ईस्ट रिज है, 90 ईस्ट रिज है, ये कहाँ है, ये हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। देखो, कैनबरा कहाँ की राजधानी है। कैनबरा कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। सिडनी कहाँ की है, कहीं की भी नहीं है। वेलिंगटन कहाँ की है, न्यूजीलैंड की। और रियाद कहाँ की है, रियाद बताओ, सऊदी अरब की है रियाद। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, और ऑस्ट्रेलिया है कैनबरा की। तो इस तरह से ये सिडनी जो है कहीं की राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ऑप्शन बी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो देखो, सबसे अधिक जो कोयले का उत्पादन करता है वो चीन है, विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। और इसके पश्चात देखा जाए तो दूसरे नंबर पर यूएसए करता है, भारत तीसरे पर है। इस क्रम में देखा जाए तो कोयला उत्पादन करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, सबसे अधिक चीन, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर भारत, और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस भी करता है। और भंडार के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए का प्रथम स्थान है कोयले के भंडारण में, इसके बाद रूस में है, यानी सबसे अधिक जो भंडार है यूएसए में है कोयले का, दूसरे नंबर पर रूस में, फिर चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत छठवें स्थान पर है इसमें देखा जाए तो। नहीं, पाँचवें स्थान पर है भारत इसमें। पहले पर यूएसए होगा, दूसरे पर रूस होगा, तीसरे पर चीन, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, भारत पाँचवें पर है भंडारण में, और उत्पादन में तीसरे पर।
आगे देखो, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन जो क्रिया है किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, भूविक्षेपीय या कोरियोलिस बल, या पर्वत निर्माणकारी बल, या बहिर्जात बल? किसका वलन जो क्रिया है किसका परिणाम है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी जो बल है उसी का परिणाम है ये वलन क्रिया। ठीक है, देखो कोवर के अनुसार चट्टानों, कोवर है एक, कोवर के अनुसार चट्टानों की कठोरता, कोमलता, दबाव एवं संपीड़न के कारण ही चट्टानों में वलन पड़ जाते हैं। वलन का मतलब होता है मोड़ से, यानी मोड़ जो पड़ जाते हैं वो चट्टानों में, चट्टानों की कठोरता, कोमलता, दबाव एवं संपीड़न के कारण उसमें मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे आपने देखा होगा हिमालय जो है प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा रॉकी पर्वत भी है, एंडीज पर्वत भी है, तो ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का ज्वालामुखी से निःसृत राख, भूमि, नदियाँ या पवन, इन सभी में से सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है भूमि, यानी पृथ्वी जो है देखा जाए तो सागरीय लवणता में सबसे अधिक योगदान निभाता है, यानी सागरीय जो लवणता है उसका मुख्य स्रोत हम पृथ्वी को कहेंगे। क्योंकि देखो महासागरों की उत्पत्ति हुई उसके समय ही अधिकांश लवण जल में घुल गए थे, यानी जब महासागरों की उत्पत्ति हुई थी तो अधिकांशतः लवण तो जल में उसी टाइम घुल गए थे। उसके पश्चात देखा जाए तो स्थानीय भागों से प्रवाहित होकर के सागरों में गिरते रहते हैं, नदियों के द्वारा देखा होगा। ठीक है, तो कह सकते हो इसी से लवणता जो है समुद्रों में नदियों के माध्यम से काफ़ी बढ़ रही है। फिर जैसे बरसात में बारिश होती है या अपरदन वगैरह जो होते हैं उसी से सब कुछ जो लवणयुक्त पदार्थ होते हैं वो सभी समुद्र में चले जाते हैं। तो इसका सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है इसमें भूमि। केप केनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्षयान यानी स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस स्थान पर अवस्थित है? ये जो केप केनवेरल है और ये स्पेस शटल है किस जगह पर स्थित है? फ्लोरिडा में है, उत्तरी कैरोलिना में है, वर्जीनिया में है, या दक्षिणी कैरोलिना में है? प्रमुख है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ये जो केप केनवेरल है ये फ्लोरिडा में है। कहाँ पर? फ्लोरिडा के तट पर है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है और यहीं से अंतरिक्ष जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है अब, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। अब इसमें से ये पूछा है कि मकर रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, यानी मकर रेखा पर पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं इसमें से। तो देखो मकर रेखा को जानने से पहले ये समझ लो कि मकर रेखा जो है विश्व में 10 देशों से होकर के गुजरती है। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कि उसमें सबसे पश्चिम में पड़ता है आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, यानी 4 देशों से होकर के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उरुग्वे जो है एकमात्र ऐसा देश है जो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है पूर्ण रूप से और मकर रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील ये तो दक्षिण उसके साउथ अमेरिका के हो गए। अब अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो उसमें देखेंगे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और निकलती है। तो मुझे तो ये टोटली तीनों रेखाओं के देश याद हैं। देखो आप इन्हें याद कर लोगे तो तकरीबन 16, 13 और कितनी 10 तकरीबन 40 के करीब हो जाएंगे, 39-40 के करीब देशों की आपको लोकेशन पता चल जाएगी तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें यही पूछा है कि किस जगह से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है बताया था मैंने, नामीबिया से भी, चिली से भी और ब्राज़ील से भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से होकर के गुजरती है। अब इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो देखो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, आपको पता होगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? देखो ग्रैंड कैनियन जो है ये यूएसए में पड़ता है। कहाँ? यूएसए में पड़ता है। और लेक वेनिपेग, ये जो वेनिपेग है, लेक वेनिपेग, ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? लेक वेनिपेग कहाँ पड़ता है? तो ये कनाडा में पड़ता है। कहाँ पर? कनाडा में। लेक वेनिपेग पड़ता है कनाडा में। और आपका दक्षिणी आल्प्स जो है ये पड़ता है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। तो 1 4 2 3 हो जाएगा, 1 4 2 3 तो इसका ऑप्शन भी सही है।
ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। कैसे लगे सभी क्वेश्चन, क्या कुछ सीखने को मिला? कल का प्रैक्टिस सेट फिर कल लेकर के आऊँगा। इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं जीएस के, मैं सभी रखता हूँ वो इसमें। ठीक है, डेली लाता रहूँगा इस तरह से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दो जिससे नोटिफिकेशन मिले। और फिर पढ़ते रहो। बाय।